Hello students. So in today's lecture we are going to study about the nucleophiles. Okay. Welcome to my channel, CSK sir. Okay. So we will discuss what is nucleophile. Okay. Nucleo means nucleus, phile means loving species. Okay. So nucleophile means nucleus loving species. Okay. और जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होंगे बेसिकली अटैक कहाँ करेंगे? जहां भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा, यानी जहां पॉजिटिव चार्ज होगा, वहां पे बेसिकली हमारे पास ये क्या करेंगे? अटैक करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर तुम्हारे पास ये स्पीशीज क्या करती है? अटैक करती है। Okay? तो इसमें अगर बात करें टाइप्स की, कौन कौन से टाइप्स हमारे पास हो सकते हैं, तो फर्स्ट जो हमारे पास होगा वो होगा नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, जिनके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, यानी कि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि हमारे पास H- हाइड्राइड CH3-, Cl-, NO2-, और Br-। ओके, ये सारे हमारे पास कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करेंगे। उसके अलावा कुछ न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे भी होंगे जो कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, बट उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और न्यूट्रल स्पीशीज है, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है वाटर का। वाटर बहुत जगह हमारे पास रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता हुआ दिखेगा, क्योंकि वाटर के पास अगर देखें तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इनमें से कोई भी किसी को भी डोनेट कर सकता है। ओके, इसके अलावा हमारे पास NH3 है, अमोनिया, PH3, PCl3, RNH2 अमाइन ग्रुप्स। RNH2 अपने पास यहाँ पे हो जाएगा अमाइन ग्रुप्स। इसके अलावा ROH यानी कि एल्कोहल, और इवन H2O2 भी हमारे पास परऑक्साइड जो हमारा है वो भी एक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। ओके, इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो जो हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं वो भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनके पास कार्बन मेटल लिंकेजेस, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जिनमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड बना हुआ है उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कार्बन मीन्स ऑर्गेनिक, मेटल्स मीन मेटेलिक कंपाउंड्स। ओके, तो हमारे पास हो जाएंगे ऑर्गेनोमेटेलिक। फॉर एग्जांपल, बहुत ही प्राइम एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ओके, तो RMgX, आर यहाँ कोई मिथाइल ग्रुप हो सकता है कार्बन से रिलेटेड, Mg मैग्नीशियम, और X यहाँ पे कोई भी हमारे पास हेलाइड आयन हो सकता है। ओके, इसका अगर एग्जाम्पल चाहे तो नोट करना तो आप नोट कर सकते हो। जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एग्जाम्पल है CH3MgBr। ओके, तो ये हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके अलावा गिलमान रिएजेंट R2CuLi। ओके, इसका एग्जांपल चाहे तो लिख सकते हैं कि CH3 वोल्ट वाइज CuLi, यहाँ कार्बन और कॉपर का बेसिकली बॉन्ड होगा आपस में। उसके अलावा RLi, R2 कैडमियम, PHLi, ये सारे हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि जैसे कि RC डबल बॉन्ड O, O- Na+। ओके, ये भी हमारे पास बेसिकली देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक मेटल है। ओके, बट ये न्यूक्लियोफाइल तो है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। ओके, बट इन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं बोलेंगे। ओके, क्यों नहीं बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और मेटल का बॉन्ड नहीं है। यहाँ बॉन्ड किसका बना हुआ है? ऑक्सीजन और मेटल के साथ। ओके, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को बोलते हैं मेटेलो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ओके, इट्स मेटल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारे पास है कंपाउंड्स हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो कंपाउंड जिनके पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल CH2, इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर सकता है। इसके अलावा बेंजीन हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से बीच में रिंग हमारे पास होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसी वजह से बेंजीन हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट कर पाता है। ओके, इसके अलावा एल्काइंस हमारे पास हो जाएंगे जो कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बाद काम करेंगे। ओके, तो ये सारे कंपाउंड्स हमारे पास किस टाइप के कंपाउंड्स है? न्यूक्लियोफाइल की तरह कंपाउंड्स है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो भी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड्स हैं, उसके अलावा न्यूट्रल कंपाउंड्स जिनके पास नेगेटिव चार्ज तो नहीं है बट लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स,
और साथ के साथ पाई इलेक्ट्रॉन के कंपाउंड जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स है हमारे पास। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले कई बार हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो बेस होता है वो भी तो लोन पे डोनेट करता है, ओके। बट अगर बात करें कि जो भी स्पीशीज लोन पे डोनेट कर रही है वो हमेशा बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। अगर वो लोन पे मेटल एटम को डोनेट किया जा रहा है या फिर किसी आयन को डोनेट किया जा रहा है, मेटल आयन को, उसको हम बोलते हैं लिगेंड्स। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा होगा लिगेंड्स के बारे में। वहां पे जो हमारा एटम है, जो लोन पे डोनेटिंग एटम है, वो किसको डोनेट कर रहा है? मेटल एटम यानी सेंट्रल एटम को डोनेट करते हैं, तो वहां पे उनको नाम दिया जाता है लिगेंड्स, ओके। अगर कोई स्पीशीज जो है वो लोन पे डोनेट कर रही है H+, ओके, H+ को डोनेट कर रही है, उसको हम बोलते हैं बेस, ओके। तो बेस क्या है? जो कि अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा? H+ आयन। इसी के अलावा अगर कोई स्पीशीज अपना लोन पेयर इन दोनों को छोड़कर किसी को भी डोनेट करे, मेटल और H+ को छोड़कर किसी को डोनेट करे, उनको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल, ओके। तो जो भी स्पीशीज अपना लोन पेयर किसी को भी डोनेट करता है एक्सेप्ट मेटल और H+ आयन, उनको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल, ओके। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? कार्बन एटम्स, ओके। तो जो भी कंपाउंड कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हम उनको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल्स, ओके। तो इससे पहले आपने इलेक्ट्रोफाइल में पढ़ा होगा एम्बीडेंटेड इलेक्ट्रोफाइल्स, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे आता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ओके। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें तो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कौन से न्यूक्लियोफाइल्स होंगे हमारे पास? वो न्यूक्लियोफाइल जिनके पास मोर देन वन लोन पे डोनेटिंग साइट्स हैं, मोर देन वन लोन पे डोनेटिंग साइट्स, ओके। कंपाउंड एक ही है बट उसके पास दो एटम्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, ओके। जैसे कि अगर बात करें Cn-, Cn- का अगर स्ट्रक्चर बना के देखेंगे आप तो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। Cn एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में कार्बन के पास है, और एक लोन पेयर जो कि हमारे पास नाइट्रोजन के पास है, तो दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है एज वेल एज कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इसके अलावा NO2, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये भी डोनेट हो सकता है, और इसके अलावा जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये भी हम किसी को डोनेट कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा अगर बात की जाए RCO डबल नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज भी किसी को डोनेशन जा सकता है, और इसके अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर भी किसी को डोनेट कर सकता है। इसके अलावा HSO3-, इसको हम यूज करेंगे कार्बनिक कंपाउंड्स में आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज है वो भी डोनेशन जाता है। इसके अलावा सल्फर के पास यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो सल्फर भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, ओके। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स, ओके। इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स मैंने बात की कि नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड्स है तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्ट करेंगे, ओके। बट ऑल नेगेटिव चार्ज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, चार्ज कंपाउंड्स आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, फॉर एग्जांपल BF4-, ओके। अब यहाँ अगर बात की जाए तो BF4- में फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से बोरॉन के ऊपर क्या चार्ज आया है? नेगेटिव चार्ज, यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन किसी को देने के लिए नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की वजह से ही बोरॉन के ऊपर क्या आया है? नेगेटिव चार्ज, ओके। तो यानी कि ये इस तरह के कंपाउंड्स हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर सकते, ओके। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे PCl5-, वो भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर सकता, ओके, क्योंकि इसने 6 बॉन्ड बनाए। फॉस्फोरस जनरली कितने बॉन्ड बनाता है? 5। यहाँ पे अगर 6 बॉन्ड बन रहे, इस वजह से इसको क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, ओके। इसलिए ये तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। इस तरह F6 माइनस ये भी हमारे पास किस इंटरेक्ट करेगा? नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज है बट न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट नहीं करता। बहुत ही प्राइम सा क्वेश्चन बन जाता है, आपके 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उनसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है जनरली, ओके। तो जरूरी नहीं कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो हमेशा ही किसकी इंटरेक्ट करे? न्यूक्लियोफाइल की, ओके। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स, ओके। सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या है? यानी वो सिग्मा बॉन्ड जो कि ब्रेक हो सकता हो जल्दी, ओके, और इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट कर सकते हो। जैसे कि हम बात करें NaBH4 और LiLH4, दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट इंटरेक्ट करते हैं। LiLH4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप LiLH4 का स्ट्रक्चर देखो तो एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ओके। जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो फोर्थ बॉन्ड है ये निकल सकता है बाहर, और किसी को भी अपना H- डोनेट कर सकता है, ओके। तो LiLH4 और
NaBH4 में से जो हमारे पास LLH4 है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन है उसमें अगर देखें, सॉरी एल्यूमिनियम में 3p1s ओवरलैपिंग है। बोरोन के पास जो ओवरलैपिंग हो रही है 2p1s ओवरलैपिंग, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, बोरोन का 2p ऑर्बिटल। ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, 1s और 2s की ओवरलैपिंग क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ओवरलैप साइज क्या ऑर्बिटल्स के, ऑलमोस्ट सेम सेम। जबकि 3p1s ओवरलैपिंग क्या होगी, काफी वीक होगी, क्योंकि साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है ऑर्बिटल में। इसलिए बेटर H प्लस डोनर है हमारे पास, और ये हमारे पास वीक H माइनस डोनर, सॉरी H माइनस डोनर है, और ये वीक H माइनस डोनर। क्लियर? जिसकी वजह से LLH4 जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है एज कम्पेयर टू NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा कई बार कंफ्यूजन होती है कि हमारे पास कुछ ऐसे स्पीशीज भी हैं जो कि बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी स्पीशीज जो है आपके पास वो बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह एक्ट कर सकती है, बट डिपेंड करेगा सामने के सिचुएशंस के ऊपर। ओके, जैसे कि अगर मान लो OH माइनस हमारे पास है, अगर OH माइनस का हम रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, तो इसको पहले H दिख रहा है तो यहाँ से क्या करेगा, H लेके चला जाएगा। यानी कि OH माइनस यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। और सामने एसिड है तो वहां पे वो एक्ट करेगा बेस की तरह, और वाटर प्लस Cl माइनस यहाँ से कंप्लीट बना लेंगे। ओके, बट यही अगर OH माइनस CH3Cl के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो यहाँ पे एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, यानी कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। यहाँ से Cl माइनस बाहर हो जाएगा, क्योंकि आप आगे चल के रिएक्शन से पढ़ोगे SN2 मैकेनिज्म में। ओके, तो अपने पास एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे अपने पास क्या बना, एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, और Cl माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो कोई भी स्पीशीज बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों को ट्रैक्ट कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि सामने एसिड है या फिर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ओके, इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी की जब बात करेंगे, वो बेसिकली काइनेटिक की प्रॉपर्टी है। ओके, रिएक्शन के थ्रू चेक किया जाता है। ओके, तो ये हमेशा मेजर किसके थ्रू, हमारे पास रेट कांस्टेंट, यानी कि जब भी हमारे पास दो रिएक्शन में कंपैरिजन आएगा, यहाँ पे हम चेक करेंगे रिएक्शन का रेट। ओके, क्योंकि जो बेसिसिटी है किसी कंपाउंड की, वो एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। ओके, और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है तो इसको हम किससे कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको हम डेल्टा जी या फिर के इक्विलिब्रियम के थ्रू हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंपैरिजन करना होगा, तो मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखा है जिसमें कि CH3Br के साथ मैंने दो डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स की रिएक्शन कराई है। एक न्यूक्लियोफाइल ए है, एक न्यूक्लियोफाइल बी है। ओके, इस रिएक्शन का जो रेट है, रेट कांस्टेंट, वो R1 है। इस रिएक्शन का जो रेट है हमारे पास, वो R2 है। ओके, सो अगर दो रिएक्शन है, अगर मान लो रेट अगर R2 जो है वो ज्यादा होगा R1 से, देन उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बी की क्या है, ज्यादा है ए से, क्योंकि बी जो है रिएक्शन फास्ट प्रोसीड हो रहा है एज कंपेयर टू ए। ओके, तो जब भी हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करना होता है किसी भी रिएक्शन का, किसी भी रिएजेंट का, हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं रेट कांस्टेंट से, इसमें रिएक्शन फास्ट ज्यादा हो रहा है। जबकि अगर बेसिसिटी चेक करना होता, हम यहाँ पे दो रिएक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, उससे कंपैरिजन करते हैं किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, वो रिएक्शन ज्यादा आगे प्रोसीड करे। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, while basicity nucleophilicity kinetic property, while basicity is a thermodynamic property. ओके, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।